अस्सलामुअलैकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपके साथ नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बुखार के हवाले से। जैसे कि आपको पता है जब मौसम तब्दील होता है तो वैसे ही आप घर का हर दूसरा शख्स इससे दो चार होता है। पर साथ ही साथ जब कोरोना चल रहा हो और फिर अब कॉन्गो भी चल रहा है, एक तरफ डेंगू चल रहा है, तो हम वैसे ही परेशान रहते हैं कि खुदा न खास्ता ये एक नॉर्मल बुखार है या हम जो कॉन्गो वायरस है या फिर डेंगू है उसमें तो मुब्तला नहीं हो गए। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। तो जो भी आपके मसाइल हैं, जो भी जिस भी परेशानी से आप दो चार हैं बीमारी के हवाले से, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हम लाइव हैं। चले जनाब, सबसे पहले हम वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर, एज़ यू नो कि मौसम जब तब्दील होता है तो घर का हर दूसरा शख्स जो है वो बुखार में मुब्तला, गला ख़राब, खांसी, नज़ला उसमें मुब्तला होता है। तो आज भी हम बात करें बुखार के हवाले से। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक नॉर्मल बुखार को और एक डेंगू या फिर कोरोना वायरस के बुखार को? ठीक है, देखिए बिल्कुल बात ये कि मौसम चेंज हो रहा है। तकरीबन अब मेरे पास काफ़ी कॉल्स भी आ रही हैं, वैसे भी पेशेंट्स हैं जगह जगह के जी जिसमें दर्द है, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है और बहरहाल कोरोना का एक अपना जो है वो इंसिडेंस दोबारा से प्रिवलेंस इसकी शुरू हो गई है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि देखिए जो फ़ीवर है ना उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मली हम फिज़िकली फ़िट हों और हमें फ़ीवर हो रहा हो। बॉडी एक अपना टेम्परेचर मेंटेन रख रही होती है। लाजमी इसके पीछे दो तीन जो बड़ी वजूहत है उसमें ज़्यादा कॉमन जो है या तो हमें बैक्टीरियल है, कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से फ़ीवर हो रहा हो, या दूसरी वजह वायरस है। अच्छा, वायरस की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर कोल्ड एंड फ्लू भी आ जाता है। ठीक है, और बैक्टीरियल में भी कोल्ड एंड फ्लू वायरसेस बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। उसके साथ साथ अभी क्योंकि कोरोना का भी इंसिडेंस है तो इसमें भी फ़ीवर की रिफ्लेक्शन तो आती है। इसको डिफरेंशिएट भी इस तरह कर सकते हैं कि हम जब हमने कोरोना के हवाले से प्रोग्राम शुरू में आपको याद है हमने किए, तो उसमें यही हम बात करते रहे कि जो सिम्टम्स हैं फ़ीवर के अलावा, जिस्म में दर्द होने के अलावा या सर में दर्द होने के अलावा, उसमें ये था कि हमारे जो सेंस ऑफ स्मेल है उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली वाक़ई हो जाती है। और उसके साथ साथ खांसी, यानी फ़ीवर 4-5 दिन रहता है और उसके बाद सबसाइड कर जाता है और बाद में फिर चेस्ट के सिम्टम्स शुरू होते हैं जिसके अंदर कफिंग होना, खांसी भी होगी और खांसी के साथ साथ सीने में दर्द भी, बीच हिस्से में इस जगह पे दर्द भी महसूस होने लगेगा और सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगेगा। कुछ केसेस के अंदर वेरिएशन भी रहा कि जिसमें हमने देखा कि एब्डोमिनल सिम्टम्स यानी मोशन और डायरिया की भी कंप्लेन आई है लोगों के अंदर और पेट में दर्द भी रहा है। तो ये वेरी कर सकता है एक चीज़। लेकिन अभी क्योंकि हम मोस्टली पहले सबसे ज़्यादा होता है कि कॉमन कॉजेज़ में जाएँ, तो कॉमन कॉजेज़ में क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर आप देखें सुबह कंपैरेटिवली थोड़ा सा खुनकी भी आ गई है और दोपहर का वक्त ठीक ठाक गर्म होता है, यही चीज़ फिर शाम को वापस बेहतर होती है। तो ये जो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर्स हैं इसकी वजह से भी एक बॉडी पे इफेक्ट आता है। उसके साथ साथ बच्चों में या बड़ों में अगर जिनको भी फ़ीवर हो रहा हो तो एक बात ध्यान में रखें कि इसमें परेशान एकदम से घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से ना ही फ़ौरी तौर पे खुदा ना खास्ता अनलेस एंड अनटिल सिर्फ फ़ीवर है या नाक या नज़ला नाक बह रही है या नज़ले का सिम्टम्स आ रहे हैं या थोड़ा बहुत खांसी है, तो उसमें एकदम से रश करने की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो हमारी OTC प्रोडक्ट्स कहलाती हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो पैनाडोल की शक्ल में वो बड़े हैं, तो अगर 2 टैबलेट पैनाडोल सुबह दोपहर शाम फ़ीवर के लिए खाते हैं, ये मैं उस सूरत में बात कर रहा हूँ कि जो अभी इस वक्त प्रिवेल कर रहा है। पर डॉक्टर साहब, अगर आप 3 दिन से ज़्यादा एक्सीड कर जाए आपका बुखार तो फिर क्या उस सूरत बिल्कुल हाल ऐसे ही है कि देखें अब होता क्या है कि हम 2 से 3 दिन पहले सब्र करें। ठीक है। अमूमन ये होता है कि जो नज़ला एकदम बढ़ना शुरू होता है, सर में भारीपन आता है, आँखों से पानी भी आने लगता है बाज़ वक़्त, तो हम बस परेशान होने लग जाते हैं और ऐसी सूरत में फिर ये होता है या तो हम खुद से ही जो एक ट्रेंड है सेल्फ मेडिकेशन का कि जी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं कि शायद उससे कोई फ़र्क पड़ जाएगा और इस चक्कर में हम बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है बॉडी को। तो 3 दिन तक आप ज़रूर वेट करें, सिम्टम्स देखें। अगर मज़ीद नहीं बढ़ रहे, अगर उसमें एक स्टैटिक हो गया यानी स्टेट हो गया, फ्लैट आ गया कर्व और उसके बाद डिक्लाइन शुरू हुआ यानी सिम्टम्स में कंपैरेटिवली बुखार का जो गैप था, जो अगर 6 घंटे में हो रहा था तो वह 7 या 8 घंटे पे आ रहा है, इट मीन्स कि वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ सिंपल पैनाडोल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, एक एंटी एलर्जी मेडिसिन भी आप सपोर्टिवली ले सकते हैं। कॉम्बिनेशंस भी मार्केट में OTC प्रोडक्ट्स जो कि मैं बात कह रहा हूँ, जो कि ओवर द काउंटर ईजीली अवेलेबल हैं, उनका आप यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो इसमें 3 दिन के बाद भी अगर सिम्टम्स मज़ीद बढ़ रहे हों तो ऐसी सूरत में ज़रूर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और बाज़ औक़ात अगर आप शुरू में भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर आपको सिर्फ अभी सिंपल पैराडोल के ऊपर या पैरास्टामोल पे या उसके साथ एंटी एलर्जी ऐड करते हैं, आप इसी पे कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह 4-5 दिन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर आप प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के बारे में भी एक प्रोग्राम बनाएं। सॉरी, किस चीज़ का?
प्रोस्टेट इलाज में। ओके, ठीक है। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी, इंशाल्लाह इस पे ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। तो डॉक्टर साहब, अक्सर बच्चे जो हैं वो बुखार में मुब्तला होते हैं, उनका भी सेम रीज़न होता है जो आपने अभी जी बताया? बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें सिर्फ बात यह है कि बच्चों में हमें क्या करना चाहिए और बड़ों में भी, इवन जो बुखार हो रहा हो, याद रखें कोल्ड एंड फ्लू जब भी आता है तो इसमें एक दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, एम्पल ऑफ वाटर, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखें, और एम्पल ऑफ रेस्ट, यानी ठीक ठाक अच्छा रेस्ट आपने बॉडी को देना है, और वार्म फ्लूइड्स का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि ठंडे पानी से फ़िलहाल गुरेज करें, ठीक है। और नीम गर्म हो, या अगर पानी, क्योंकि वो टेस्ट चेंज हो जाता है अमूमन फ्लू में, ख़ास तौर पे आपको अच्छा नहीं लग रहा होता ना खाने पीने में, तो सूप्स का इस्तेमाल आप बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में पानी का असल मकसद क्या होता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। तो आपको अगर फीवर हो भी रहा है 104 103 जा रहा है ऐसे ऊपर, उस सूरत में अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे फीवर उतना ज़्यादा रिड्यूस होगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि हमारी जो अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ, वो जब बुखार की सूरत में आपके माथे पे पट्टियाँ रखती हैं, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट अच्छा है? देखें, फीवर को उतारना ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा वो आपने ये सवाल पूछा। अमूमन होता क्या है, ख़ासतौर पे बच्चों में, बड़ों में तो हम ये होता है कि 103 104 पे इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते, लेकिन बच्चों में 102 से जैसे ही फीवर क्रॉस करता है तो हमें एक टेंशन लग जाती है, और ये होनी भी चाहिए। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि जब भी हमें फीवर पैराडोल या पैरास्टामोल सिरप हम दे रहे हों, ख़ासतौर पर बच्चों में, या टैबलेट भी दे रहे हों थोड़े से बड़े बच्चों में, 102 से नीचे आने के बाद, यानी कम होने के बाद ये मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बात वाजे रखें, मैं अभी फीवर पे भी आ रहा हूँ कैसे उतारना, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि 8 घंटे से पहले कोशिश करें कि 8 घंटे से पहले इसको यूज़ ना करें। बहुत अक्सर मुझे कॉल्स भी आएंगे, जी हम तो हर 4 घंटे के बाद दे रहे हैं फिर भी फीवर, तो ये इंतहाई नुकसानदेह, लिवर पे इफेक्ट पड़ता है बच्चों में ख़ासतौर पर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम फीवर उतारा कैसे जाए। तो 102 से जब ऊपर जाने लगता है तो अमूमन 2 किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स रहे। हमने अपने बचपन में ये भी देखा कि हमें लिहाफ कंबल में लपेट दिया जाता था, और इंतहाई एक्सेसिव स्वेटिंग होती थी, पसीने आते थे, और उसके बाद फीवर उतर जाता था। और बुक्स ये भी कहती हैं कि जी अगर ऐसी सूरत हो तो आप कोल्ड स्पंजिंग करें, वाटर टैप वाटर से सिंपल, और उसमें आप पानी को निचोड़ लें अच्छे से, कपड़े को माथे पे रखें, फेरें, गर्दन की तरफ हो गया, ठीक है, और आप एक्जिला, आर्म पिट्स की तरफ भी आप इसको रख सकते हैं। मकसद क्या होता है, मकसद होता है वेपराइजेशन, यानी आपका जिस्म गर्म हो रहा होता है, आप उस पर पानी टच करते हैं, हल्की सी लेयर एक पानी की बनती है, वो भाप बन के उड़ती है, तो आप कूलिंग इफेक्ट आता है, बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन होना शुरू होता है। कोशिश करें कि वो जो ब्लैंकेट वाला कंसेप्ट है उसको, अमूमन देखा ही गया कि उस सूरत में बाज़ ज़्यादा हाई टेम्परेचर चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिट्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए अवॉइड करें, सिर्फ कोल्ड स्पंजिंग का इस्तेमाल करें। और अगर आप समझते हैं कि 104 से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है तो भी परेशान होने की ज़रूरत है। नॉर्मल टैप वाटर, ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल टैप वाटर में बच्चे को या बड़े के दरमियान जो मिडिल एज है उनको नहला दें प्रॉपर्ली, तो इससे क्या होगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो लो डाउन। ठीक है, कॉलर भी हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाजी, मैं मोहम्मद नहीं बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। सर मैंने ये पूछ रहा था कि 15 साल पहले मेरे नाक का ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद मुझे ये मसला हो रहा है कि सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरे नाक में बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, और छींकें बहुत ज्यादा आती है, और हल्का हल्का फ्लू आता है। इसके लिए मैंने तो अभी डॉक्टर को सर काफी दफा चेक कराया, वो मुझे एंटी एलर्जिक दे देते हैं। इसके लिए कोई मेडिसिन आप बता सकते हैं सर जी? अच्छा, आप जी आपने अभी जैसे कहा कि आपके बहुत ज़्यादा परेशानी, आपको जो ऑपरेशन हुआ था किस चीज़ का था? डीएनएस का, हड्डी बढ़ गई थी नाक की? हड्डी बढ़ गई थी, हड्डी बढ़ गई थी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर बहुत एलर्जी होती है सर, ठीक है। तो मेडिसिन मुझे इसके लिए बता। अच्छा, सांस जो है वो नाक के हिस्से में जाके लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे जल रहा हो या जलन सी या होने लगती हो, ऐसा होता है? नहीं सर, जब ये सुबह उठता हूँ ना, रात को पंखा, जब सुबह जब उठता हूँ नाक के लिए नाक का करके, फिर उसके बाद दोबारा फौरन ये एलर्जी होना शुरू हो जाती है। ये जिधर सांस नहीं निकलता सर, नरम जगह होती है, उधर बहुत ज्यादा एलर्जी होती है और छींकें बहुत ज्यादा आती है सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए 2 चीज़ें, जो एंटी एलर्जी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने एडवाइस की, आप उसका तो इस्तेमाल साथ साथ करते ही रहें, ज़रूरी है। और अगर क्रॉनिक हो जाए, यही चीज़ ज़्यादा अरसे चल रही है, तो उसमें मेडिसिन थोड़ी सी तब्दील की जाती है। अगर आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, एक चीज़। दूसरा ये कि वैसलीन या कोई भी आप जैतून का तेल या सरसों का तेल हल्का सा वो नाक में लगाएं अंदर, ठीक है। आप किसी फुरैरी से या किसी चीज़ से आप उसको एप्लीकेट करें अंदर, तो उससे क्या होगा, एक्चुअली ड्राइनेस होने लगती है, क्रैकलिंग होती है, क्रैक्स पड़ने लगते हैं स्किन के अंदर, तो उसमें जलन भी होने लगती है। तो इससे इंशाल्लाह आपको आराम आएगा। ठीक है, कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी,
जी शाजिया बात कर रही हूँ कराची से। जी शाजिया, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे पेट के हवाले से पूछना था डॉक्टर साहब से। जी जी कहिए। डॉक्टर साहब, मैं 3 महीने पहले ना मतलब मेरे ये हुई थी कि ये जो सीना है ना, यहाँ पे ऐसा लगा था कि सांस नहीं आ रही है। तो ठीक मैं है। डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है। तो उन्होंने मुझे एक सिरप दिया था ताकत का। ठीक तो है। मैंने पिया और फिर मैंने उसके ऊपर दूध भी दिया क्योंकि मुझे बहुत वीकनेस हो रही थी। तो फिर मेरा पेट खराब हो गया। ठीक है। उसके बाद मुसलसल मुझे 3 महीने तक क्या कहते हैं बहुत मोशन आने लगे और दिन में 20-22 बार मोशन आ रहे थे। तो फिर मैंने जब किसी और डॉक्टर के पास गई तो मैंने वहाँ से दवाई ली तो उन्होंने मुझे दी तो कोई असर नहीं हुआ। ठीक है। तो अभी आपको करेंटली इस वक्त अभी क्या कंप्लेन है? अभी आपको क्या शिकायत है इस वक्त? जी अभी इस वक्त आपको क्या कंप्लेन है वो बताइए। अभी तो मैंने जब ली है दवाई तो फिर उससे फर्क पड़ा है, लेकिन कुछ मतलब अंदर से कुछ फड़फड़ा रहा है। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, 12 से 1 के दरमियान मुझे कॉल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मेडिसिन एक्चुअली हो सकता है आपको चेंज करनी पड़े और एडवाइस करनी पड़े, मैं आपको एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाजिया हमें कॉल करने का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे 1 घंटे बाद। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं बुखार के हवाले से, और कब समटाइम्स ये भी कॉन्सेप्ट लोगों होता है कि ठंडे पानी के नीचे खड़ा रख देते हैं तो बुखार जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब कभी भी हम टैप वाटर के नीचे खड़ा करें नल में या बाल्टी हम पानी उस पर डालें बच्चे पे या बड़े पे, एक चीज़ ध्यान में रखें कि स्पैज़म ना हो, यानी एकदम से टेम्परेचर चेंजेस ना हो। ठीक है। यानी होता क्या है कि अमूमन हमने ठंडे पानी से बुखार में आपने उसको वो नहला तो दिया ताकि उसका टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाए, लेकिन उसको फौरी तौर पे अगर आप एसी के एनवायरनमेंट में या ठंडी हवा में ले आएंगे या पंखे के नीचे, तो वो उसमें होता क्या है कि मसल्स जो है ना, हमारी जो गोश्त है मसल्स हैं, उसमें स्पैज़म होने लगता ठीक है, है। कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस, तो उस सूरत में फिर पेन हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एकदम टेम्परेचर चेंजेस ना की जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है बच्चे हो गए या बड़े हो गए, बहुत ये लोग बुखार में मुब्तला रहते हैं, हर 2 दिन बाद उनको बुखार आता है, तो उसकी क्या वजह है? क्या कोई टेस्ट आप रेकमेंड करेंगे या किस तरह अच्छा से? देखिए, डिपेंड करता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको बज़ाहिर कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे होते, लेकिन फ़ीवर आ रहा होता है। ये बड़ों में भी होता है, बच्चों में भी है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपने देखना होता है कि अगर फ़ीवर है तो पहले उसको चेक करें। मैं आपको सही बताऊं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये देखने में आता है कि सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता है, माथे पे हाथ रख लिया या गर्दन पे हाथ रख के बोला अच्छा लग रहा है कि फ़ीवर है, जबकि एक्चुअली अगर आप फ़ीवर चेक करें तो नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखने में आता है। लेकिन अगर अंडरलाइन कोई कॉज है तो फिर हमें ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ब्लड CBC हम करवाते हैं, उसमें TLC काउंट देखते हैं कि कोई वजह इन्फेक्शन तो नहीं है, एक बात। और बाद वक़्त इम्यूनिटी अगर आपकी सही नहीं है, क़ुव्वत मदाफ़ियत में आपकी कमी आ रही है, तो ऐसी सूरत में भी आप जो है ना बार बार इन्फेक्शंस जो हैं वो कैच करेंगे, चाहे वो नॉर्मल हालात में एक सेहतमंद बंदा नहीं कर रहा हो, लेकिन आप क्योंकि इम्यूनिटी कम है आपकी, तो आप पे अटैक कर सकता है और उस सूरत में सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं या बुखार हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि हम जो है वो अवॉइड करते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं और कहते हैं कि बस खुद ही जो है बुखार है ठीक हो जाएगा, बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि बुखार जो है वो किस वजह से आ रहा है। तो सवाल सब क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन? देखिए, बुखार एक्चुअली क्योंकि ये अलामत भी है और बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ओके। जब कभी भी फीवर 102-3 जाता है तो उसका जो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ता है, और ऐसी सूरत में जो बैक्टीरिया है या वायरस जो भी एंटर हो गया है हमारे ब्लड में शामिल हो गया है, उसको किल करने में हेल्पफुल होता है। एक बात। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम अगर बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें तो भी गलत है कि नहीं ये तो होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। खुदा ना खास्ता बाज़ औक़ात कोई भी अंडरलाइन कॉज यानी कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से फ़ीवर आ रहा था वो इंतहाई बॉडी के लिए आगे जाके नुकसानदेह हो सकती है। फॉर एग्जांपल निमोनिया के अंदर हो सकता है, यानी कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए। ऐसी सूरत में आपको बज़ाहिर उस वक्त सांस नहीं फूल रही, लेकिन फ़ीवर अगर आपको अंदर ही अंदर रह रहा है तो हो सकता है ये चीज़ डिजीज़ बढ़ रही हो। इसी तरीके से कोई और मज़ीद इन्फेक्शन है जिस्म के किसी और हिस्से में, तो अगर आप उसे इस तरह निगलेक्ट कर देंगे तो मुनासिब नहीं है। अगर 5-6 दिन 7 दिन दैट्स फाइन, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कोई चीज़ प्रिवेल कर रही है, खुदा ना खास्ता ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी प्रिवेल करती है ये चीज़, टाइफॉइड है जो बहुत कॉमन है, मलेरिया बाज़ वक़्त ऐसा होता है, और फिर सब एक्यूट ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिसमें आपको नहीं पता चल रहा होता है, आपको बहुत अलामात बहुत वाज़ेह नहीं आ रही होती, लेकिन फ़ीवर परसिस्ट कर रहा होता है, तो उसको इवेलुएट करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जो हमारा फर्स्ट एड है उसमें मस्ट है कि आप थर्मामीटर घर में रखें ताकि आप जो हाथ से
चेक करने वाला बुखार सिस्टम है ये ना करें, प्रॉपर आप थर्मामीटर के थ्रू चेक करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको थर्मामीटर के थ्रू बुखार चेक करना नहीं आता, उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम अपने साथ कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही, कहाँ से? जी मैं मिसेज रुखसाना की साइड बात कर रही हूँ, कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी मुझे जुकाम होता है, एलर्जी होती है। ठीक तो है, पता नहीं क्या मसला है, सुबह में जुकाम होगा, शाम को बिल्कुल नहीं होगा, और अगर शाम में हो तो फिर सुबह में नहीं होगा। ऐसे मैं किसी टैबलेट भी ले चुकी हूँ लेकिन सही नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 35। 35, ठीक है। अच्छा, इस एज में बहुत ज़्यादा सच परेशानी की बात नहीं है, एक यंग एज है। और बस एक चीज़ का ख्याल रखें, टेम्परेचर क्योंकि चेंजेस हो रहे होते हैं, सुबह जब हम उठते हैं थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप, फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दें थोड़ा सा। और बाज़त मल्टीविटामिन्स की भी हम सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि ग़िज़ा में हमारी जो ग़िज़ाइयत इस्तेमाल, जो खाना ले रहे हैं हम, उसमें जो ग़िज़ाइयत है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है हमारे पकाने की वजह से, जो हमारा स्टाइल है एशियन। तो उस सूरत में फिर हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। आजकल जो भी सुनने में आता है विटामिन डी कम हो गया, विटामिन B12 के इंजेक्शंस लग रहे हैं, विटामिन C का आपको इस्तेमाल, उसकी वजह यही है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो मिनरल्स चाहिए हैं, जो विटामिन चाहिए, वो सही से जज़्ब नहीं हो रहा है, जो कि ग़िज़ा में होते हैं। तो ऐसी सूरत में एक रूटीन फिर बाज़ वक़्त हम मल्टीविटामिन्स ऐड करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझे 12 से 1 के दरमियान कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको मेडिसिन भी एडवाइस कर दूंगा इस हवाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि लोगों को थर्मामीटर रीड करना नहीं आता बेसिकली, तो अगर आप उसके बारे में हमारी अच्छा, देखिए बहुत सिंपल सा है एक्चुअली। बात ये कि इसमें भी मैं अगर कहूँ लास्ट कोई 5-7 साल से ये चीज़ देखने में भी आई मेजॉरिटी टाइम्स, ये वो मैं बातें बताता हूँ, बात जो बहुत कॉमन है और हम परेशान होते हैं और गलत रीडिंग्स आती हैं। ये जो थर्मामीटर्स मार्केट में है अवेलेबल, आई डोंट नो किस तरीके की क्वालिटी आ रही है कि बाज़ औक़ात ना ही वो अच्छे झटकने से उतर रहा होता है सही से उसका, और काफ़ी आपको टाइम लग जाता है। अब इसका आसान तरीका या तो ये कि आप डिजिटल ले लें, ठीक है। अच्छा, डिजिटल में भी डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें फिर वो रीडिंग तो आप उसमें फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करें, ताकि हम, क्योंकि आदि हैं रिवायती तौर पे जो हमारा सिस्टम है कि उसके अंदर हम ये जी 101 है 102 है ये समझ में आता है, लेकिन 37, 38 या 38.5 जो डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमें नहीं समझ में आ रहा होता। इस चीज़ को एक तो देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि थर्मामीटर को आपने जब इस तरीके से पोजीशन करें कि आपको उसमें जो बल्ब होता है बेसिकली, जो अंदर एक ट्यूब सी नज़र आ रही है, उसके अंदर मरकरी है, उसमें क्या है, मरकरी है, वो पारा जो है वो पारे की रिफ्लेक्शन, जी हाँ, सिल्वर सी चमकती हुई, जो जहाँ पे आके एंड अप हो रही है, जहाँ वो चमकता हुआ हिस्सा आपको एंड लास्ट हिस्सा नज़र आ रहा है, उसके नीचे की वैल्यू चेक किया करें। और नॉर्मल वैल्यूज़ हर थर्मामीटर पे एक रेड मार्क सा होता है जो 98.4 के ऊपर मार्क किया हुआ होता है। तो जहन में रखें, अगर उससे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि 99 की तरफ आपका फीवर जा रहा है। ठीक है, तो इसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, कॉलर भी हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं मोहम्मद मुसद्दक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? मेरा जरा सा मसला ये है कि लाहौर के अंदर पोल्यूशन वगैरह की वजह से जो है ना, काफी लोगों में बलगम की शिकायत है। तो डॉक्टर साहब से दरखास्त है कि मेहरबानी करके कोई ऐसा नुस्खा बताएं, कोई ऐसी दवा बताएं कि ये बलगम से जो है ना छुटकारा पाया जा सके। ठीक है। अच्छा, देखें, बात यह है कि हर इंडिविजुअल का जो डोज है वो मुख्तलिफ होता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है, मैं अमूमन स्क्रीन पे इस तरह जो है मेडिसिन एडवाइस नहीं करता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो कितने दिन किसको खानी है, कितने दिन नहीं खानी है, ये वेरी कर जाता है। अमूमन जो लोग सुनते हैं वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर वो हो सकता है कि गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल करूं जिसका फ़ायदा ना हो। तो आपको मेडिसिन क्रॉनिक, जहाँ, क्योंकि आपने जैसे कहा लाहौर हो गया, पिंडी, इस्लामाबाद या आगे के शुमाली इलाका जहाँ पे आपका पॉलिन का सीजन आता है, ठंडा आता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये कॉमन है ये चीज़ होना कि आपको नज़ला हलक के पीछे से गुजरना है, जिसे PND कहते हैं, पोस्ट नेज़ल ड्रिप, ये बहुत कॉमन है। तो ऐसी सूरत में हम क्रॉनिकली यानी महीना 2-3 महीने तक हम ऐसी मेडिसिन देते हैं। तो उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा आप मुझे 12 से 1 के दरमियान इंशाल्लाह कॉल कीजिएगा, मैं आपको मेडिसिन एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, और क्या कहना चाहेंगे बुखार के हवाले से? देखिए, बात ये है कि फ़ीवर जो है ना बेसिकली इसको मैं फिर ये कहूँगा कि बच्चों में ख़ास तौर पे इसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं, पानी का इस्तेमाल नहीं रोकना है। हम अमूमन ये होता है जी, हम इस चीज़ पे चलाते हैं, बच्चा कोई ऐसी पर्टिकुलर ग़िज़ाएँ होती हैं जो आपको बुखार के दौरान इस्तेमाल करनी चाहिए?
जी देखिए, ग़िज़ा की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों में अमूमन क्या होता है, जब बुखार होने लगता है तो टेस्ट ख़राब हो जाता है मुँह का और बच्चे अवॉइड कर रहे होते हैं। तो आपने कुछ ना कुछ खिलाते रहना है, फ्लूइड्स की शक्ल में ज़रूर जाए। ठीक है ये डॉक्टर बात साहब, टाइम जो है इख्तिताम पर है, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं इस वक्त कोल्ड एंड फ्लू चल रहा है, कोरोना ज़रूर है, तो इस चीज़ को एहतियात करते हुए जो हम हैंड वॉशिंग की बात करते हैं, बेसिक चीज़ों की, हाइजीन की बात करते हैं, उस पर ज़रूर अमल करें। ठीक है नाजरीन, कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद टॉपिक